गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ME 303 थर्मल इंजीनियरिंग हीट ट्रांसफर जो सब्जेक्ट है उसमें आज हम न्यू चैप्टर रेडिएशन, जिसको हिंदी में विकिरण भी बोलते हैं, उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। काफ़ी ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं और उसमें मार्क्स लाना बड़ा ही आसान है। तो देखिए, जैसे हमने पहले पूर्व में मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र पढ़े हैं, कंडक्शन के बारे में पढ़ा है, कन्वेक्शन के बारे में पढ़ा है, संचालन के बारे में पढ़ा है, संवहन के बारे में पढ़ा है। उसी तरह से तीसरा जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है दैट इज़ द विकिरण, दैट इज़ द रेडिएशन। वो क्या है? रेडिएशन है। तो हम इसको इस तरह बता सकते हैं कि विकिरण ऊष्मा अंतरण से आशय उन प्रक्रियाओं से है जिनमें ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से एक पिंड से दूसरे पिंड को क्या होती है? अंतरित करती हैं। तो इसमें बेसिकली जो विकिरण ऊष्मा अंतरण से क्या मतलब है, इसके अंदर मतलब रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र से क्या मतलब है? उन प्रक्रियाओं से है जिसमें कि ऊर्जा जो होती है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित होती है। अगर एक पिंड से दूसरे पिंड की तरफ ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है तो किस रूप में हो रही है? वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में हीट क्या हो रही है? ट्रांसफ़र हो रही है। अगर ऐसा होता है तो वो क्या होगा? हीट ट्रांसफ़र विकिरण ऊष्मा अंतरण कहलाएगा या फिर रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र कहलाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा है कि चालन व संवहन के द्वारा ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हमने पढ़ा है कि चाहे कंडक्शन हो चाहे कन्वेक्शन हो, उसके अंदर क्या होगा? माध्यम की आवश्यकता होगी हीट ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन जो विकिरण है, विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चालन तथा संवहन में ऊष्मा तापांतर की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है। जबकि विकिरण में क्या होता है? हम पढ़ेंगे कि जो ऊष्मांतरण होता है वो तापांतर की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। तो ये एक सेकंड डिफरेंस है। और हम बता सकते हैं कि किसी विकृत पदार्थ द्वारा उत्सर्जित की गई ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार न होकर के पृथक्करण छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो कोई भी किसी पदार्थ से अगर रेडिएशन के थ्रू ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है तो वो लगातार नहीं होगी, छोटे छोटे पैकेट के रूप में होंगी और उसी को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। फोटोन का संचरण तरंगों के रूप में होता है, ठीक है। ये इनको फोटोन बोलते हैं और फोटोन का जो संचरण होता है वो क्या होता है? तरंगों के रूप में होता है और इन्हें हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी बोलते हैं। फोटोन हमेशा प्रकाश के वेग से पथ पर अपनी आवृत्ति में बिना परिवर्तन किए चलते हैं। तो ये जो फोटोन होते हैं इनकी वेलोसिटी क्या होती है? लाइट की वेलोसिटी होती है और इनकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, और आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता और ये प्रकाश की वेलोसिटी से क्या करते हैं? मूव करते हैं। जब ये फोटोग्राही पृष्ठ पर पहुंचती है तो उसकी तरंग गति ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जहाँ पर इसका पृष्ठ द्वारा अवशोषण परावर्तन संचरण होता है। और जब ये फोटोन किसी सतह पर गिरता है तो क्या होता है? उस सतह के द्वारा या तो उसका अवशोषण हो जाएगा या परावर्तन हो जाएगा या फिर पारगमन हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो कि हमने रेडिएशन के बारे में बताई है। अब हम बात करें अगर जैसे फ्रिक्वेंसी की, कोई वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रिक्वेंसी न्यू बराबर क्या होता है? C0/λ होता है, जिसमें न्यू बराबर क्या है? फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति है। C0 बराबर क्या है? निर्वात में वेग है, स्पीड ऑफ लाइट है। और लैम्डा बराबर क्या है? तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है। तो ये फार्मूला में पहले पढ़ रखा है। और दूसरा फार्मूला अगर हम बात करें आइंस्टीन लॉ की, तो आइंस्टीन लॉ क्या कहलाता है? E बराबर mc² इजक्वल टू एच न्यू। mc² होता है और E बराबर एच न्यू होता है। तो यहाँ से हम mc बराबर क्या लिख सकते हैं? h/c लिख सकते हैं। इसमें h क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, 6.625 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड, इसकी क्या होती है? वैल्यू होती है। अब अगर हम मान लीजिए कि जो डिफरेंट जो रेडिएशंस होती हैं, रेडिएशंस को हम क्या करते हैं? तरंग दैर्ध्य के आधार पर क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था कि एक चार्ट बनाया है जिसमें हमने क्या किया है? तरंग दैर्ध्य बताई गई है डिफरेंट। तो इसमें देखिए डिफरेंट तरंग दैर्ध्य बताई गई है। इसमें लिखा गया था कि 10⁻⁸ लेफ्ट साइड में, ठीक है, 10⁻⁸, 10⁻⁴ से वेरी करती करती राइट साइड में 10⁴, 10⁸ तक क्या कर रही है? वेरी कर रही है। तो अगर हमारी किसी भी रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो 10⁻⁸ से अगर कम है तो इस टाइप की जो रेज होगी वो कैसी होगी? कॉस्मिक रेज कहलाएंगी।
और अगर उसकी वेवलेंथ 10⁻⁻8 से 10⁻⁻4 के बीच में है तो ऐसी रेज क्या कहलाएंगी, गामा रेज कहलाएंगी, जैसे कि चार्ट से क्लियर है। अगर मान लीजिए कि ये जो वेवलेंथ है 10⁻⁻4 से 10⁻⁻2 के बीच में है तो ऐसी रेज एक्स रेज कहलाएंगी, और 10⁻⁻2 से लेकर के 10⁻1 तक है तो ऐसी रेज अल्ट्रा वायलेट कहलाएंगी। इसी तरह से अगर हम बात करें कि 0.4 से लेकर के 0.7 तक अगर तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य है, तो 0.4 से लेकर के 0.7 तक अगर तरंग दैर्ध्य है तो वो विजिबल रेडिएशन कहलाएंगे। इसी तरह से 10⁻⁻1 से लेकर के 10⁻2 तक की जो रेडिएशन होती है वो थर्मल रेडिएशन कहलाती है। 0.7 से लेकर के 10⁻2 तक की जो रेडिएशन है दैट इज़ द इंफ्रारेड रेडिएशन कहलाती हैं वो। 10⁻2 से लेकर के 10⁻8 तक की जो वेव्स होंगी, 10⁻2 से जो भी ज़्यादा की जो वेव्स है वो क्या कहलाती है, माइक्रोवेव्स कहलाती हैं, जिनको कि हम रेडियो वेव्स भी कहते हैं। तो ये क्या स्पेक्ट्रम है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। तो जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनके तरंगदैर्ध्य के आधार पर ये क्या गया, इनको क्लासीफाई किया गया है। तो अगर हमको तरंगदैर्ध्य पता है तो हम बता सकते हैं कि वो किस टाइप की रेडिएशन होगी, रेज होगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, देखिए अवशोषण, परावर्तन और पारगमन। ये अवशोषण क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन, और पारगमन क्या होता है, ट्रांसमिशन इन इंग्लिश। अब इसको समझते हैं हम। देखिए, विकिरण समस्त पदार्थों का गुण होता है तथा प्रत्येक के द्वारा ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, और उत्सर्जित पदार्थ की मात्रा पदार्थ के तापमान पर निर्भर करती है। तो देखिए, जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी क्या करते हैं, विकिरण को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं। और ये उत्सर्जित जो भी रेडिएशन जो उत्सर्जित होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, उस पर्टिकुलर बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो देखिए, हमने कुछ यहाँ पर डेरिवेशन किया है, उसकी सहायता से हम काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो हम इसको समझते हैं। देखिए, एक पिंड है जिसके ऊपर क्या हो रही है, विकिरण पड़ रही है, क्यू विकिरण पड़ रही है, और उसमें से कुछ विकिरण तो क्या किया है, अवशोषित कर लिया गया है, दैट इज़ द क्यू ए, और क्यू में से क्यू ए तो अवशोषित कर लिया गया है, और कुछ विकिरण को क्या किया, परावर्तित कर दिया गया, दैट इज़ द क्यू आर। और जो भी बाकी बची है अवशोषित और परावर्तित करने के बाद में उसको क्या कर दिया गया, ट्रांसमिट कर दिया गया, उसमें से पार हो गई है, दैट इज़ द क्यू टी। तो क्यू एनर्जी किसी पिंड पर आपतित होती है, उसमें से क्यू अवशोषित हो जाती है, क्यू आर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, और क्यू टी क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, पारगमित हो जाती है। तो क्यू हमारे पास में क्या है, इंसिडेंट रेज है, क्यू को हम क्या बोल सकते हैं, इंसिडेंट रेज। क्यू ए क्या है, क्यू ए क्या है, एब्जॉर्ब्ड रेज। क्यू आर क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज, और क्यू टी क्या है हमारे पास में, ट्रांसमिटेड रेज। तो हमको पता है कि जो गिरने वाली जो रेज है क्यू, वो किसके बराबर होगी, क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी, क्योंकि जो विंड के ऊपर गिरने वाली जो एनर्जी है वो क्यू है, वो किस किस में बदल गई है, क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी के अंदर बदल गई है, ये यूज़ हो गई है। तो हम क्यू का डिवाइड कर देते हैं, तो 1 बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, क्यू ए बाई क्यू प्लस क्यू आर बाई क्यू प्लस क्यू टी बाई क्यू। तो इसको हम क्या करें, अनदर फॉर्म में लिख देते हैं, 1 इक्वल टू अल्फ़ा प्लस डेल्टा प्लस टॉ, जिसमें अल्फ़ा क्या है, क्यू ए बाई क्यू है, और डेल्टा क्या है, क्यू आर बाई क्यू है, और टाउ क्या है हमारे पास में, क्यू टी बाई क्यू है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, अल्फ़ा प्लस डेल्टा प्लस टाउ बराबर 1। तो अल्फ़ा क्या है इसके अंदर, अल्फ़ा बराबर है हमारे पास में क्यू ए बाई क्यू। इस अल्फ़ा को हम क्या बोलते हैं, अवशोषकता या अवशोषण गुणांक बोलते हैं। अल्फ़ा को क्या बोलते हैं हम, अवशोषकता या अवशोषण गुणांक बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिविटी बोलते हैं। ये क्या होता है, पिंड द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा डिवाइडेड बाई पिंड पर आपतित कुल विकिरण ऊर्जा। तो जैसे कि फार्मूले में क्लियर है कि अल्फ़ा बराबर क्या है, क्यू ए बाई क्यू। तो क्यू ए क्या है, पिंड द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा डिवाइडेड बाई क्यू क्या है, पिंड पर आपतित कुल विकिरण ऊर्जा। तो हम इसको समझ सकते हैं कि पिंड पर कितनी कुल एनर्जी गिर रही है क्यू, उसमें कितनी उसने अवशोषित कर लिया, दैट इज़ द क्यू। इसका रेशियो ही क्या है, अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा क्या हो गया, एब्जॉर्प्टिविटी हो गई, अवशोषण गुणांक हो गया, क्यू ए बाई क्यू हो गया। इसके बाद में डेल्टा है, डेल्टा क्या है हमारे पास में, क्यू आर बाई आर, क्यू आर बाई क्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तकता, परावर्तकता या परावर्तन गुणांक बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिविटी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको, रिफ्लेक्टिविटी भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पिंड द्वारा परावर्तित विकिरण ऊर्जा, पिंड द्वारा परावर्तित विकिरण ऊर्जा डिवाइडेड बाई पिंड पर आपतित कुल विकिरण ऊर्जा।
तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि पिंड पर कितनी जितनी टोटल ऊर्जा आपतित हो रही है उसमें से कितनी ऊर्जा जो है परावर्तित हो गई है, उसका रेशियो क्या कहलाएगा, परावर्तकता या रिफ्लेक्टिविटी कहलाएगी। तो डेल्टा बराबर क्या हो गया, क्यू आर बाई क्यू। थर्ड हमारे पास में टाउ, टाउ बराबर क्या है, क्यू टी बाई क्यू, मीन्स पारगमन गुणांक या पारगम्यता, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिसिविटी भी बोलते हैं। तो टाउ बराबर क्या है, क्यू टी बाई क्यू। तो क्यू टी तो क्या हो गई, पिंड द्वारा पार होकर जाने वाली विकिरण ऊर्जा, डिवाइडेड बाई क्यू क्या है, पिंड पर आपतित कुल विकिरण ऊर्जा। तो अपन इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि पिंड के ऊपर कितनी टोटल ऊर्जा आ रही है, उसमें से कितनी ऊर्जा क्या हो गई, पारगमित हो गई है, ये रेशियो क्या कहलाएगा, टाउ कहलाएगा। तो टाउ बराबर क्या है, क्यू टी बाई क्यू, दैट इज़ द पारगमन गुणांक। तो हमको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, अल्फ़ा, डेल्टा और टाउ। तो हम ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, अल्फ़ा प्लस डेल्टा प्लस टाउ इक्वल टू 1, ये हमने क्या टेक्निकली इक्वेशन निकाल ली है। अब इस इक्वेशन के बेसिस पर हम क्या करेंगे, डिफरेंट बॉडीज़ को क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। जैसे सबसे पहले हम विकिरण के गुणों के आधार पर हम बात करें, सबसे पहले हैं ब्लैक बॉडी, जिसको कि हम कृष्ण पिंड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं ब्लैक बॉडी, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, कृष्ण पिंड बोलते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, अल्फ़ा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर अल्फ़ा बराबर 1 होगा, इसका मतलब क्या है, डेल्टा बराबर 0 और टाउ बराबर क्या है, 0 है। तो ऐसी स्थिति में जो पिंड होगा वो क्या करेगा, कृष्ण पिंड कहलाएगा, ब्लैक बॉडी कहलाएगा। और अल्फ़ा बराबर 1 का मतलब क्या हो गया, क्यू ए बाई क्यू बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। क्यू ए बाई क्यू बराबर 1 का मतलब क्या हो गया, क्यू ए बराबर क्यू हो गया। इसका मतलब हो गया कि जितनी किसी पिंड पर जितनी भी ऊर्जा आपतित हो रही है, विकिरण आपतित हो रही है, वो समस्त विकिरणों को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो ब्लैक बॉडी या कृष्ण पिंड क्या होता है, अपने ऊपर आपतित होने वाली सभी विकिरणों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसलिए इसके लिए अल्फ़ा बराबर 1 है और इसके अजम्पशन में डेल्टा बराबर 0 और टाउ बराबर क्या है, 0 है। तो ये हो गया ब्लैक बॉडी और कृष्ण पिंड। इसके बाद में देखिए सेकंड जो है, दैट इज़ द श्वेत बॉडी, जिसको कि अपन वाइट बॉडी भी कहते हैं। इसके लिए डेल्टा बराबर क्या होता है, 1 होता है और अल्फ़ा बराबर 0 और टाउ बराबर क्या होता है, 0 होता है। डेल्टा बराबर 1 का मतलब क्या है, क्यू आर बाई क्यू इक्वल टू क्या है, 1 है। मीन्स किसी पिंड पर आपतित होने वाली जो समस्त विकिरण ऊर्जा है वो क्या हो गई, परावर्तित हो गई। क्यू बराबर क्या हो गई, क्यू आर हो गई, समस्त ऊर्जा क्या हो गई, परावर्तित हो गई है। इसलिए उसका डेल्टा बराबर 1 है। और ऐसे पिंड को क्या क्या बोलते हैं, श्वेत पिंड बोलते हैं, वाइट बॉडी बोलते हैं। मतलब समस्त विकिरणों को ये क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। तीसरा हमारे पास में क्या है, पूर्ण पारदर्शी पिंड। पूर्ण पारदर्शी पिंड, जिसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉडी भी बोलते हैं। पूर्ण पारदर्शी पिंड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉडी भी बोलते हैं। इसके लिए टाउ बराबर क्या होता है, 1 होता है, अल्फ़ा बराबर क्या होता है, 0 होता है और डेल्टा बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो पूर्ण पारदर्शी पिंड जो होता है, इसके लिए टाउ बराबर 1 है। इसका मतलब क्यू टी बाई क्यू बराबर क्या है, 1 है। मीन्स क्यू टी बराबर क्या है, क्यू है। मीन्स इसके ऊपर जितनी भी ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा गिर रही है, वो सभी को क्या कर देगा, ये ट्रांसमिट कर देगा, पारगमित कर देगा। और अल्फ़ा बराबर 0 और डेल्टा बराबर 0 है। तो ऐसे पिंड को अपन क्या बोलते हैं, पूर्ण पारदर्शी पिंड या ट्रांसपेरेंट बॉडी भी बोलते हैं। इसके बाद में देखिए चौथा जो है, दैट इज़ द अपारदर्शी पिंड, जिसे कि अपन ओपेक बॉडी भी बोलते हैं। क्या, ओपेक बॉडी। इसके लिए टाउ बराबर 0 होता है और अल्फ़ा प्लस डेल्टा बराबर 1 होता है। टाउ बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, ये अगर इसकी किसी पिंड के ऊपर एनर्जी आपतित हो रही है तो उसमें से ट्रांसमिशन क्या होगा, बिल्कुल 0 होगा, ट्रांसमिट नहीं होगी। मीन्स या तो अवशोषित होगी या फिर क्या होगी, परावर्तित होगी। तो इसलिए टाउ बराबर 0 है। तो इसके अंदर अल्फ़ा प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो अपारदर्शी पिंड किसी भी विकिरण को आर पार जाने नहीं देता। मीन्स पारगमित उसमें से ट्रांसमिट नहीं होगी कोई भी विकिरण, तथा कुछ को क्या कर लेता है, वो अवशोषित कर लेता है और परावर्तित कर देता है। तो इस तरह से विकिरणों के आधार पर जो हमने इक्वेशन थी, अल्फ़ा प्लस डेल्टा प्लस टाउ बराबर 1, उसके आधार पर हमने देखा कि बॉडी हमारे पास 4 तरह की हो गई। एक तो कृष्ण पिंड हो गई, जिसे कि अपन ब्लैक बॉडी कहते हैं, जिसके लिए अल्फ़ा बराबर 1 हो गया। दूसरा हमारे पास में श्वेत पिंड हो गया, वाइट बॉडी हो गई, जिसके लिए कि हमारे पास में डेल्टा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तीसरे हमारे पास पूर्ण पारदर्शी पिंड हो गई, ट्रांसपेरेंट बॉडी हो गई, जिसके लिए टाउ बराबर 1 हो गया। और चौथी बॉडी ओपेक बॉडी हो गई, जिसे कि अपारदर्शी पिंड भी कहते हैं, जिसके लिए टाउ बराबर क्या हो, 0 और अल्फ़ा प्लस डेल्टा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह से आज हमने क्या किया, रेडिएशन के बारे में बेसिक नॉलेज ली कि रेडिएशन जो है वो किस तरह से कंडक्शन और कन्वेक्शन से क्या है, डिफरेंट है, हमने पढ़ा। इसके लिए हमने देखा कि इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और इसके अंदर जो उष्मांतरण तापांतर की क्या होती है, चतुर्घात के समानुपाती होता है।
फिर हमने वेवलेंथ और इसके बारे में आवृत्ति के अंदर इसके अंदर क्या किया, हमने एक रिलेशन देखा। फिर इसके हमने क्या किया, रेडिएशन के आधार पर डिफरेंट हमने वेवलेंथ देखी। और देन हमने क्या किया, अवशोषण, परावर्तन, पारगमन की डेफिनेशन को परिभाषित करते हुए डिफरेंट बॉडीज़ को क्या किया, परिभाषित किया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसके हम अदर टॉपिक क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।